और जो गलती करता है वो चाहे किसी भी जात का हो, उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा उस गलती का में प्रावधान है वो सजा दो। ये नहीं कि वो ब्राह्मण है तो उसको ये सजा देंगे, तो वो क्षत्रिय है तो ये है, ये वो शूद्र है तो ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कुलदीप जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूजीसी जो है ना, इसमें ये एक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट को यही कहूँगा कि इन्होंने अच्छा फैसला लिया है इसको रोक लगा करके, तो इस रोक को जारी रखना चाहिए। कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि स्कूल में सैनिटरी पैड गर्ल्स को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में आप जैसे कहते कई स्कूल, सरकारी स्कूलों में गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और आपके साथ मैं हूं कुलदीप चौहान। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है के अरुणाचलम जी नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव हैं और साथ ही साउथ इंडियन एसोसिएशन है उसके भी अध्यक्ष हैं और एक समाज सेवी भी हैं। देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। यूजीसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला आया है लड़कियों को लेकर के, पैड्स को लेकर के, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो आज हम के अरुणाचलम जी से बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। के अरुणाचलम जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक हैं। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय गौरव सम्मान, उससे आपको सम्मानित किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। के अरुणाचलम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि यूजीसी जब से लागू हुआ है और इसको लेकर के देश में थोड़ा सा माहौल, खासतौर से लोगों के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए कुलदीप जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूजीसी जो है ना, इसमें ये एक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये सीधा कहूँगा कि चाहे कहीं का भी, चाहे कॉलेज की रैंकिंग, पहले सबसे पहले जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है वो किसी भी जात का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और सीधा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि तू नीच जाति है या जातिवाद का वो मतलब ही नहीं बनता। सारे एक है हमारे हिसाब से, जितने भी हैं सब भारतीय हैं, वो कोई भी जात का हो, सबके साथ इक्वल वो होना चाहिए। आप कॉलेज में देखेंगे तो ये यूजीसी इसलिए बनाएंगे, कॉलेज में रैगिंग शुरू होगी कि तू नीच जाति का है, उसको मैं रैगिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रैगिंग बैन है तो बैन है सबके लिए, कोई जातिवाद का नहीं है। पहले ज़माने में हमारे गाँव में होता था कि नीच जाति का कुएं में पानी नहीं पिएंगे, वो आजकल सब खत्म हो गया डिस्क्रिमिनेशन। और आप शहर में हैं तो इस मेरे हिसाब से जो है कहीं जातिवाद को लागू नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा तो खास करके बच्चों में, तो क्योंकि पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर अभी से उनके दिमाग में चीज़ें डाल दी जाएंगी कि जातिवाद है तो आगे जाके वो भविष्य उनका ऐसे ही रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि इसको समानता से देखो, जातिवाद को ना ऊंच ना जीत, कोई जाति नहीं है, सारे इंसान हैं। नहीं तो जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो बाकी जब सरकार ने इसको लागू किया तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से लागू कर दिया, इसके बारे में पहले चर्चा भी हुई होगी। बिल्कुल हुई होगी, चर्चा हुई होगी, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे देखिए हर एक्ट जो आता है ना, उसको पहले शोर जरूर मचता है, एक्ट को पूरा पढ़ते नहीं लोग। जैसे धारा 370 आया था, उस पर कितना विवाद हुआ, उसके बाद जब लोगों को उसके बारे में बताया गया तो अब समझ में आ गई। वैसे ही अगर ये कानून लेके आए, पहले बात तो जरूरत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट अच्छा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने इस पर रोक लगाया है। और रोक का अभी सिर्फ मार्च में अगली सुनवाई है। मैं चाहूँगा कि मार्च के बाद इसको आगे फिर भी और इसको बढ़ा दिया जाए रोक को, ताकि ये जातवाद, दंगे फसाद, ये चीज़ें ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा इस एक्ट को एक बार पढ़ लें, जो दंगे कर रहे हैं उनको ये एक्ट को पहले पढ़ ले। और एक और चीज मैं सरकार से भी कहूंगा, मेरा मानना है कि मेरा देखिए वो नहीं, एक्ट पढ़ा है तभी तो चीजें सामने आई, समझ में आई है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस एक्ट को सीधा पार्लियामेंट में करके पारित करने से पहले इसको पहले मेरे हिसाब से एक मैं क्या बोलूं, एक बॉडी बनानी चाहिए जिसपे कोई भी एक्ट ऐसे पब्लिक के सामने लाने से पहले उसको पब्लिक के व्यूज लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है, व्यूज ले लो पब्लिक का, कि तो उससे क्या है ना कि पब्लिक का अगर मान लीजिए परसेंटेज देखिए 70% ओके है, क्या है,
उस हिसाब से देख के उसको अच्छा, पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा देखिए पब्लिक ओपिनियन नहीं लेगा तो आप सीधा उठा के सीधा एक एक्ट लाके थोप दें। अब कुछ लोगों को उसको एक्ट को पढ़ के समझ में आ गई। आज जितने लोग आप दंगे कर रहे थे उनसे किसी से पूछो तू दंगा क्यों कर रहा है, अभी मारपीट क्यों कर रहा है, उसको आधे इसको पता नहीं होगा। यूजीसी ले गए बच्चों को पकड़ के ले गए, दोस्तों के साथ चले गए, दंगा करने शुरू के, मारपीट उससे नहीं होता। पहले या तो पब्लिक ओपिनियन लो, समझो एक्ट को, उसके बाद वो करो। और अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई दी है। मेरा अभी भी मानना है कि कोई जातिवाद, जात पात, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि यूजीसी में जो ये इस तरह का है, ऐसा कानून हो जो समाज को जोड़े, और जो गलती करता है वो चाहे किसी भी जात का हो, उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा उस गलती का में प्रावधान है वो सजा दो। ये नहीं कि वो ब्राह्मण है तो उसको ये सजा देंगे, वो क्षत्रिय है तो ये है, ये वो शूद्र है तो ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता से देखो। ये पहले भी बोला जाता था कि कास्ट सिस्टम बंद करो, जातिवाद बंद करो, तो अभी भी कह रहे जातिवाद के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो एक तरफ कहा जाता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और एक तरफ ये कानून लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो वो ठीक नहीं है ना, या तो एक चीज में अमल रहो। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट को यही कहूंगा कि इन्होंने अच्छा फैसला लिया है, इसको रोक लगा करके, तो इस रोक को जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है अभी, स्कूलों में जो बेटियां पढ़ती हैं उसमें पैड्स को लेकर के, सैनिटरी पैड को लेकर के, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को सैनिटरी पैड तक नहीं खरीद के दे सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है, 3 महीने का समय करीब दिया है कि सभी स्कूल जो हैं देश के, चाहे वो सरकारी हों या वो प्राइवेट हों, तो सब पर जो है ये नियम लागू हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अभी 4 दिन पहले ये फैसला आया है, मैंने भी कहीं पढ़ा था, और ये फैसला अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला जो इन्होंने 2 जज के बेंच में ने किया है, ये वो अच्छा फैसला है। लेकिन इसको जो है ये इस फैसले को अब ये है कि खाली फैसला तो सुप्रीम ले आया सुप्रीम कोर्ट, इसको कैसे जो है ना अमल कराया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। अब पूरे भारत देश के अंदर कर दिया ये, तो इसको हर स्टेट में जाके, ये बहुत अच्छा फैसला है कि स्कूल में सैनिटरी पैड गर्ल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप जैसे कहते हैं, कई स्कूल, सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या है। तो उन चीज़ों की वजह से बच्चे, बेचारी बच्चियाँ जो हैं क्या करती है, स्कूल उस दौरान जो है स्कूल छोड़ना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उनको स्कूल छोड़नी, या छुट्टी करनी पड़ जाती है, या किसी पेपर चल रहा है मान लो उस टाइम पे उनका पीरियड्स हो गए तो उसमें छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला लेके आया है। अब इसको अमल करवाना है, कानून तो बन जाते देश में, उसको अमल करवाने में सबसे बड़ा अहम वो सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ेगा, हर राज्य सरकार को इसको अमल करवाना पड़ेगा। इसके लिए हर स्टेट को जाके, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, उनको जाके स्कूलों में जाके इसका कैंप, जैसे इसका कैंप लगा के बताना पड़ेगा। जैसे देखिए हर चीज़ का, जैसे अब SIR का कैंप चल रहा है, ऐसे ही इसका भी एक कैंप लगाए, हर डीएम हर स्कूल में जाके एजुकेट करे। और इसका पीरियडिकली ऑडिट भी होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में कि ये लोग कर रहे हैं। और देखिए हर स्कूल में टॉयलेट भी अलग होना चाहिए, लड़कियों का टॉयलेट बेसिक हाइजीन में, लड़कियों का, लेडीज और जेंट्स का टॉयलेट अलग होना चाहिए। और ये सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोजल का भी प्रावधान होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो चीज़ है। और टॉयलेट में बेसिक हाइजीन चीज़ें होनी चाहिए, साबुन होना चाहिए और हाथ धोने का, ये सबके लिए होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए अलग, छोटे बच्चों के लिए अगर मान लीजिए आप बेसिन जो है नीचे होना चाहिए, चीज़ें काफ़ी कुछ है प्रावधान, लेकिन इसको अमल कोई नहीं करता। और इसमें कमी हमारी कुछ मैं कहूँगा हमारे सरकार की भी कमी है और शासन प्रशासन की भी कमी है कि जो जाके इसको अमल नहीं करवा पाते। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो फीस का मुद्दा हुआ था, जो फीस का रेगुलेटरी एक्ट बनने के बाद उस एक्ट को अमल करवाने में सरकार को इतने मशक्कत करनी पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब भी अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं इन चीज़ों में, तो ये तो ऐसे हर एक एक्ट को इसको अमल करना पड़ेगा। और हर एक स्कूल में जाके एक डीएम को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हर जिले में जाके इसका कैंप लगाएं, हर स्कूल में जाके एजुकेट करें चीज़ों के बारे में, और फिर प्री ऑडिट करें इन चीज़ों की कि वो लोग इस चीज़ को अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके नहीं कर रहे तो उसके सूटेबल फाइन रखें। तो आप भी महासचिव हैं नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के?
तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने यहाँ पे? देखिए, हम तो इम्प्लीमेंट कराएंगे, ऐसी बात है। हम तो जो आगे जाके, अब ये 4 दिन पहले ही आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके लिए हम जाके डीएम को ज्ञापन देंगे। हम पहले बात तो डीएम से मिलेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे, उसको अमल करवाने के लिए बोलेंगे। अगर नहीं अमल होगा फिर हम जाके स्कूलों में अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि एक ऑडिट किया जाए स्कूल का। मतलब उनके साथ मैं डीएम से अनुरोध करूंगा एक कमेटी बना दी जाए जिसपे अपने सरकारी ऑफिसर से एक हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य को भी जोड़ दिया जाए। पीरियडिकली मतलब हर 3 महीने में या 2 महीने में जाके एक ऑडिट कर लिया जाए इन चीज़ों का। खाली इस चीज़ का ही नहीं, जब ऑडिट कमेटी बनेगी तो ऑडिट हर चीज़ का किया जाए। बेसिक हाइजीन सही है नहीं है, उनके पास आजकल मेडिकल फैसिलिटी स्कूलों में देखिए काफ़ी कुछ हो रहे हैं, लैक हो रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी है, सेफ्टी स्कूलों की सुरक्षा जो सेफ्टी है उस उपयुक्त है नहीं है, इन चीज़ों का सब चीज़ों का ऑडिट करें। मैं तो ये कहूँगा कि जो मान्यता जो इनको हर ये जो रिकॉग्निशन मिलती है वो इनके ऑडिट के रिपोर्ट के बेस पे मिलनी चाहिए हर स्कूल को। मेरा तो मानना यही है। 15% फीस का भी जो लॉकडाउन में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15% जो फीस है वो वापस होगी, तो क्या ऐसा हुआ है? नोएडा में हुई है? देखिए, ये अच्छा सवाल है कुलदीप जी आपका। ये 15% जो लॉकडाउन के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला था कि ये स्कूल लॉकडाउन के दौरान की फीस वापस की जाए या फिर वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए तो उसको एडजस्ट की जाए। इसमें ये योगी जी ने बोला था या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, योगी जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और उसका योगी जी ने अमल करवाया था। यूपी में, खाली यूपी में हुआ था और कहीं नहीं हुआ ये तो। लेकिन आज भी देखोगे, लेकिन मैं उस टाइम पे भी जब आपके चैनल के माध्यम से, 1-2 चैनल के माध्यम से मैं यही बोलता रहा इसको अमल करवाइए। हमने भी काफ़ी मशक्कत की इसको अमल करना। अभी भी देखिए, मैं कहूँगा कि ये 2 साल पहले फैसला आया था, अब जाके 90% के करीब 90-92% जाके इसका अमल हुआ है। अभी भी नोएडा में कुछ नामी गामी स्कूल हैं जो इस चीज़ में अड़े हुए हैं। एक्चुअली क्या ना, पेरेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। खाली उन्होंने ये देख लिया कि 15% फीस वापसी है, तो पेरेंट्स को जाके वो स्कूल में जाते हैं, उसको प्रोसीजर पता नहीं तो पेरेंट्स को घुमा देते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर काफ़ी कुछ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि इसमें यह है, अगर मान लीजिए कोरोना काल पे आपका बच्चा, मान लीजिए कोरोना काल के टाइम पे 10वीं में पढ़ता था, तो उसका ट्यूशन फीस मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1000 रुपये था, तो वो उसको वापसी, अगर आज वो बच्चा मान लो आपका 12वीं में पढ़ रहा है तो वो 12वीं की फीस में एडजस्ट करेंगे, वापस नहीं करेंगे इसको। तो इस चैनल तो ये एडजस्टमेंट था। वापसी में जो वापस करने वाले में तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जिसको रिफंड करना है, क्योंकि सारे स्कूलों ने ये हवाला दे दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, रेवेन्यू ज़्यादा है, जबकि वो गलत है। अगर मैं उस स्कूलों का क्या ऑडिट कराना बैठ जाऊंगा तो बहुत दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा कि किसके पास कितना रिजर्व फंड है। मैं उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट अभी भी देखिए कुछ स्कूल हैं, मतलब मैं ट्यूशन फीस को एडजस्ट करना होता है। बजट भी आ चुका है, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कैसा है बजट? देखिए, इस बार बजट मैं कहूँगा निर्मला सीतारमण जी ने बजट ठीक ही दिया, ठीक है। क्योंकि देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें इन्होंने कम की हैं, और जो हानिकारक चीज़ें हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीज़ों में इन्होंने ड्यूटी बढ़ा के रेट बढ़ा दिए हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इसमें तो रेट बढ़ गया है। और इसमें इन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने कोशिश की है। बस एक चीज़ उन्होंने वो कर दिया कि जो सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए। देखिए, मिडिल क्लास जो है अफेक्ट करता है सिलेंडर से। सिलेंडर पे इन्होंने पैसे बढ़ा करके, चाहे 50 रुपये भी बढ़ाए हो कमर्शियल सिलेंडर पे, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। अब मैं क्योंकि इनसे यही बोलूँगा कि अब जो है बजट तो ले आए, उसको तरीके से अमल करवाएं, और थोड़ा सा आगे जो है जाके डीजल पेट्रोल का भी देखें, क्योंकि आजकल आपको पता है काफ़ी लोग डिपेंड हो गए हैं गाड़ियों पे, तो डीजल पेट्रोल का भी देख के उसको भी कम करें। रोनाथम जी, बजट के अंदर एक चीज़ और भी तो आई है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं। हाँ, इस बार जो है ना, उन्होंने उनके लिए अच्छा कर दिया कि 1500 कॉलेजेस में और 500 स्कूलों में लैब बनाने के लिए बोल दिया है, ताकि उनका आगे डेवलपमेंट हो। देखिए, इतने दिन से सोचते थे कि बच्चा कोई रील बनाना, तो लोग माँ बाप कहते हैं तो टाइम पर वेस्ट कर रहा है, लेकिन अब उसमें वो कैरियर बना सकता है बच्चा, क्योंकि प्रॉपर लैब कर दिया। अब आप एक चीज़ देखोगे तो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए भी AVG में करीब 200 या 250 करोड़ रुपए अलॉट किया इन्होंने बजट में। बहुत अच्छा किया इस चीज़ के लिए इन्होंने कि क्योंकि कई लोग टैलेंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं इस चीज़ में, तो उसमें उनको भी प्रावधान किया हुआ बजट में। तो उसके लिए अब मैं वही करूँ ना, देखो इन्होंने प्रावधान कर दिया, अब इसको कैसे अमल करते हैं
इस बजट को उन्होंने अलोकेट तो कर दिया, ये बजट उन तक कैसे पहुंचता है, वाकई में लैब बन कैसे बनाते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, वो देखना है सरकार को। बजट तो इन्होंने बना दिया, बजट में अलॉट हो गया, अब फंड वहां तक जा रहा नहीं जा रहा, स्कूल तक जा रहा नहीं जा रहा, लैब बन रहे नहीं बन रहे। अब लैब का क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके का लैब बनेगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, प्रोविजंस क्या होंगी, और कंटेंट राइटर को क्या करना है, उसमें क्या करना है, डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे, वो सब चीजें काफी कुछ है इसमें। लेकिन इस बार ये पहला वर्ष है जिसमें इन्होंने कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ किया है। तो आप कैसे देखते हो इसे? मैं इसका स्वागत करता हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी सर के नेतृत्व में जो सरकार, निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें ये वाला जो मुद्दा है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ उसको। अच्छा, अब पेपर भी आने वाले हैं, बोर्ड पेपर। हाँ जी। तो उसकी कैसे तैयारी, फीस बढ़ेगी इस बार, क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, अभी पहले मैं आपको फीस का बता दूँ। देखिए अभी अप्रैल में नया सत्र आ रहा है, तो उसके लिए स्कूल्स का फीस हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यूपी में देखेंगे, अगर वो जो अध्यादेश आया है उसके हिसाब से कोई स्कूल फीस तभी बढ़ा सकता है जब उनको 90 दिन पहले, जो अपने वेबसाइट में जनवरी निकल चुका है, अप्रैल में फीस बढ़ानी जनवरी 90 दिन पहले, जनवरी में अप्रैल में वेबसाइट में उनको फीस डिटेल ब्यौरा और टीचर्स की सैलरी वगैरह का ब्यौरा डालना होता है, जैसे अध्यादेश में लिखा है, वो डालेंगे। उसके बाद वही जो उन्होंने बोला 5% प्लस जो करंट ईयर का क्यूमुलेटिव इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स, 5% फीस बढ़ेगी, प्लस क्यूमुलेटिव इंडेक्स 3% या 4%, 8 से 9% तक फीस बढ़ सकती है। और जो स्कूल वेबसाइट वगैरह मेंटेन नहीं करते वो, तो उनके खिलाफ तो बनाना पड़ेगा ना, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जब वो तभी होगा ना जब, देखिए इसके लिए मैं सबसे पहली बात, सारे पेरेंट्स को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। हमारी एसोसिएशन ने जो करना था वो कर रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, उनके दिमाग से डर बाहर नहीं निकलेगा कि मेरे बच्चे को कहीं मैं आगे जाऊंगा, मेरे बच्चे को कहीं स्कूल वाले बाहर ना निकाल दें, वो चीज़ें ना निकाल दें, नहीं होना चाहिए। बच्चे जब तक पेरेंट्स को आगे जागरूक होकर बाहर नहीं, अपने हक के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। उनके हक के लिए लड़े, हमारे साथ है, हमारे एसोसिएशन साथ है, हम तो तैयार हैं इस चीज़ के करने के लिए। पेरेंट्स आगे तो आइए। पेरेंट अगर कोई स्कूल का वेबसाइट नहीं मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर वेबसाइट में अपलोड नहीं हो रहा, हमें कंप्लेंट कीजिए। नहीं, जो स्कूल वेबसाइट बनाते हैं जिनकी वेबसाइट है ही नहीं, तो नहीं, वो तो बनानी पड़ेगी ना। देखिए वो बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनेगी तभी तो डालेंगे, फीस का ब्यौरा कैसे डालेंगे, वेबसाइट बनानी पड़ेगी उनको, स्कूल को। तो ये चीज़ वो जब तक उसकी कंप्लेंट जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हम आगे फिर सरकार से क्या करेंगे। शासन प्रशासन को, देखिए हर जगह शासन प्रशासन को दोषी देने से नहीं होता, कुछ में हमें भी करना पड़ेगा। पेरेंट्स एज ए पेरेंट हमें भी कोई जिम्मेदारी लेके करनी पड़ेगी इस चीज़ को। और दूसरी बात, आपने पूछा बोर्ड के पेपर। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी 10वीं बोर्ड भी 17 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा और बोलूँगा कि बच्चे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब आपको 10वीं का बोर्ड के पेपर 2 बार देने का प्रावधान हो गया है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए पेपरों की, और ठंडे दिमाग से पेपर दे के आइए। इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप साउथ इंडियन एसोसिएशन है उसके भी अध्यक्ष हैं जी। तो इतनी सारी आप समाज सेवी भी हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, आप इंडियन एसोसिएशन उसकी वजह कैसे मेंटेन करते हैं सबको? देखिए सबसे बड़ी बात, उसके पहले तो मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा। तो देखिए वो मेंटेन करते हैं, किसी ना सबको समानता से रखा हुआ है, छुट्टी वाला दिन, समाज सेवी, ये सब चीज़ें सबको इक्वल इसमें कर रखा है। और जो साउथ इंडियन एसोसिएशन है, मेरा एक गौतम बुद्ध नगर साउथ इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। गौतम बुद्ध नगर साउथ इंडियन एसोसिएशन में, जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर साउथ इंडियन का मतलब खाली तमिल नहीं है, उसमें 4 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये 4 लैंग्वेज को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, और एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसका एक एसोसिएशन बनाया हुआ हमने। ये हमारी एसोसिएशन जो है, ये इनका मेन मोटिव है कि आजकल के टाइम पे आप देखिए कि पहले हम लोग तो अपने मदर टंग के स्कूल में पढ़ते थे। जैसे मैंने तमिल स्कूल से पढ़ाई की है, कुछ मलयालम से पढ़े होंगे, तो अपने मातृभाषा लोगों को मालूम होगी, अपने साउथ के कल्चर के बारे में पता होगा। आजकल के बच्चे जो है कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है। तो हम लोगों ने एक शुरू किया कि जैसे अब गर्मियों की छुट्टी में साउथ के टीचर्स को हायर करके उसमें ऑनलाइन में बच्चों को जो है बेसिक कल्चर सिखाएंगे कि क्या होता है, वो चीज़ सिखाएंगे। प्लस कुछ हमारा एक और एसोसिएशन का है जो साउथ इंडियन की गरीब कन्या हैं, उनको शादी नहीं हो का है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ उनको जैसे कुछ साउथ इंडियन है जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, जिनका सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी कुछ हमारी एसोसिएशन संस्था करती है, चैरिटी करती है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम करती है, मंदिर में पूजा पाठ
करवाती है, कुछ जैसे हवन वगैरह करवाती है, सारी चीज़ें हम करवाते हैं इस चीज़ में। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये यूजीसी है, हाँ, इसका असर साउथ की तरफ भी है क्या ऐसा? सब जगह है सर यूजीसी। अच्छा। तो देखिए यूजीसी तो सभी जगह है ना। अच्छा, अरुणाचल जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें और समाज में आप जो है लोगों की मदद करते रहें, और ख़ास तौर से एजुकेशन के मामले में। धन्यवाद जी, जितना हमसे हो सकेगा हम तो समाज के लिए अपने आप को हमने समर्पित किया हुआ है। किसी भी पेरेंट्स को स्कूल या फीस के मुद्दे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मान लीजिए किसी समाज में किसी भी गरीब को कुछ समाज में का वो चाहिए, चैरिटेबल चाहिए हेल्प, तो हमारी संस्था उसको करने के लिए तैयार बैठी है। आप कभी भी मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम के अरुणाचलम है और मेरा नंबर है 9810098428 9800 के अरुणाचल जी का ये नंबर है, तो कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। तो दैनिक पड़ताल टीवी देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की जो चर्चा हुई उसको आप कैसे देखते हैं, आपके मन में क्या विचार हैं, वो हम कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।